Hi guys and welcome back to my channel. So this is lecture 2 of our Sanskrit series. Hopefully first lecture आपको पसंद आया होगा and thank you so much for such motivating comments. Like मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेट हूँ कि मैं नेक्स्ट डे ही नेक्स्ट लेक्चर को शूट करने बैठ गई हूँ. Like I want कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ. आपके ही कमेंट से ये पॉसिबल हो पाया है. So इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में डू कमेंट, है ना, कमेंट प्लीज़ करिएगा. दिस थिंग ना मोटिवेट्स मी अ लॉट. मतलब ये मुझे मोटिवेट करती है आप लोगों के लिए और बेहतर कंटेंट एंड और ज़्यादा एनर्जी के साथ और ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ मैं आपके लिए कंटेंट बना पाऊँ. सो डू कमेंट. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इट मीन्स अ लॉट टू मी. मतलब आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये कर दीजिए. ऑल राइट, सो फटाफट से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिकॉज मेरा मोटिव है कि 15-20 मिनट्स में आपका एक टॉपिक में ये कंप्लीट कर दूं. आई होप सो आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीटली देख लिया होगा ना. आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा कि हमें पढ़ना क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है, मेरी सीरीज कैसे कैसे प्रोसीड करने वाली है. सो देखिए, फर्स्ट टॉपिक आज के लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 1 करने वाले हैं, जहाँ पर संस्कृत वर्णानाम परिचय. मतलब इसमें हम लोग माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में पढ़ने वाले. ये टर्म 1 का टॉपिक है, 5 मार्क्स का टॉपिक है. ठीक है, इसको करते हैं हम. तो ये मैंने यहाँ पे लेक्चर 1 लिख रखा है. अब हम लोग फटाफट से प्रोसीड करते हैं. देखिए, मैं आपको मेनली जो है अपनी बुक से पढ़ाने वाली हूँ. ठीक है, तो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट. वर्ण तथा अक्षर के बारे में पढ़ेंगे. हम मुख से यानी कि माउथ से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं. तो वर्ण अथवा अथवा का मतलब होता है और. तो यहाँ पर वर्ण और अक्षर एक ही बात है. तो मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे हम लोग वर्ण या अक्षर कहते हैं. अब वर्ण और अक्षर को 2 प्रकार का डिवाइड किया गया है. ये तो हमें पता ही है, स्वर होता है और व्यंजन होता है. ठीक है, तो अपन कैसे लिखेंगे कि जो अपने पास जो वर्ण है जिसको हम लोग अक्षर भी बोल सकते हैं, तो वर्ण और अक्षर अपने पास 2 प्रकार का होता है. स्वर होता है और व्यंजन होता है. ठीक है, अब अपन इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा. स्वर वे ध्वनियां हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बोली जा सकती है ना. जैसे कि अ, ई, उ. आप जब इन्हें बोलकर देखते हैं तो आप पाते हैं कि बोलते समय अन्य कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती है. स्वरों की संख्या 9 होती है. इन स्वरों को अच भी कहते हैं. तो देखिए, क्या क्या चीजें याद करनी है वो मैं यहाँ पे नोट करती जाऊंगी, आपको सिर्फ वो ही पढ़ना है ना. हम अपन ना हाईलाइट भी करते जाते हैं. स्वर की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आपको लिखनी है, स्वर वे ध्वनियां हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बोली जा सकती है ना. स्वर वे ध्वनियां हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बोली जाती है. कंपैरेटिवली पढ़ेंगे. व्यंजन क्या होता है? जो स्वतंत्र रूप में न बोली जा सके वे सभी व्यंजन कहलाते हैं. तो जो स्वतंत्र रूप में नहीं बोली जाती है उसे व्यंजन बोलते हैं. तो व्यंजन नीड्स द असिस्टेंस ऑफ स्वर टू गेट प्रोनाउंस्ड, है ना. व्यंजन को स्वर की जरूरत लगती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप क का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क, अ, आपको लास्ट में क्या सुनाई दे रहा है? अ सुनाई दे रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि व्यंजन को प्रोनाउंस करने में आपको अ की जरूरत होती है. मतलब कि व्यंजन को प्रोनाउंस करने में स्वर की सहायता लगती है. इसलिए ये डेफिनेशन है कि जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके वे सभी वर्ण है. जैसे कि क बोलने पर हम पाते हैं कि क के साथ अ का भी उच्चारण संयुक्त रूप से होता है. अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्वरों को अच भी कहते हैं और व्यंजनों को हल भी कहा जाता है. ठीक है, और इनकी संख्या तो देखिए, स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है. और व्यंजन की संख्या कितनी है? 33, दैट इज 33, है ना. अब हिंदी में डिफरेंस हो सकता है ना, और संस्कृत अलग है, तो दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे. ये हो गए आपके सारे व्यंजन, है ना. इनको नहीं बता रही मैं अभी, पढ़ लेना आप. तो देखो, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो स्वर है उसे क्या बोला है? उसे अच भी बोला है. और व्यंजन को क्या बोला है? व्यंजन को हल बोलते हैं. ऑलराइट, स्वर जो होता है, स्वर स्वतंत्र रूप से, ठीक है, इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं. व्यंजन जो होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन स्वर उनके प्रोनाउंसिएशन के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर यही डेफिनेशन है. स्वर वे ध्वनियां हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बोली जा सकती है. और व्यंजन वो है जो न बोले जा सके, स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सके. ठीक है, और
जो स्वर होते हैं वो आपके कितने होते हैं, स्वर होते हैं 9 और व्यंजन होते हैं 33। ऑलराइट, नेक्स्ट अब आते हैं कि व्यंजन का उच्चारण काल अर्ध मात्रा काल है। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता उसे हलंत का चिन्ह होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक जगह पे क लिखा है और एक जगह पे क कुछ ऐसा लिखा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये इसमें आपको व्यंजन भी दिखेगा, दिस इज व्यंजन प्लस स्वर, और यहाँ पर आपको दिखेगा दिस इज ओनली व्यंजन। ठीक है, ये जो है ये सिर्फ आपका क्या है, व्यंजन है। यहाँ पर स्वर जो है वो नहीं है, स्वर इज एब्सेंट हियर, इसलिए स्वर एब्सेंट है तो उसकी एब्सेंस शो करने के लिए यहाँ पर हलंत, इसको हलंत बोलते हैं। ठीक है, कोई भी किसी के भी नीचे अगर ये लगाया जाता है ना, इस चीज को हलंत बोलते हैं, ये चिन्ह को हलंत बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्वर वो एब्सेंट है। ऑलराइट, तो ये डिफरेंस है। तो इन्होंने यहाँ पर भी यही बोला है कि व्यंजन का उच्चारण काल जो होता है वो अर्ध मात्रा होता है। अर्ध मतलब आधी मात्रा जो होती है उसका उच्चारण काल होता है। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता उसमें हलंत का चिन्ह लगाते हैं। ऊपर लिखे गए सभी व्यंजन स्वर रहित है। जैसे ये जो सभी व्यंजन ऊपर लिखे हुए हैं ना, ये सभी स्वर रहित है, इनमें स्वर प्रेजेंट नहीं है। जब किसी व्यंजन को किसी स्वर के साथ मेल करते हैं तब हलंत का चिन्ह हटा दिया जाता है। जैसे क हलंत प्लस अ, तो ये क हो जाएगा विदाउट हलंत वाला। ठीक है, ऑलराइट। तो अब आपको स्वर और व्यंजन के बारे में पता चल गया होगा कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखने वाली हैं कि जो वर्ण और अक्षर होते हैं, वर्ण और अक्षर क्या है, ये वर्ण और अक्षर क्या है, ये ध्वनियां हैं, है ना। ये क्या है, आपकी ध्वनियां है ना, जो आप मुख से, ये वो ध्वनियां हैं जो आपके मुख से निकलती है, उन्हें वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। और ये वर्ण और अक्षर दो तरीके के होते हैं। ठीक है, स्वर हो गए और व्यंजन हो गए। अब स्वर को अच भी बोलते हैं, व्यंजन को हल भी बोलते हैं। स्वर जो होता है वो इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस किए जा सकते हैं और व्यंजन जो है वो डिपेंडेंट होकर के प्रोनाउंस किए जा सकते हैं, और दे आर डिपेंडेंट ऑन स्वर, है ना। और स्वर पे डिपेंडेंट व्यंजन है तो जब स्वर प्लस व्यंजन का प्रोनाउंस होता है तो हलंत नहीं लगता है, और विदाउट स्वर अगर व्यंजन को लिखा जाता है तो उसमें हलंत लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वर जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है, और व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। ऑलराइट, नाउ अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो पहले आपको देखो ये इसके चांसेस थोड़े से कम है कि आपको स्वर व्यंजन पूछें, बट डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है कि अच किसे कहते हैं, हल किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती है। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर या महेश्वर सूत्र कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, ओरिजिन कैसे हुआ है, तो देखिए इनका उपयोग करके व्याकरण के नियमों को महर्षि पाणिनि ने अत्यंत लघु रूप प्रदान किया है। निकले कैसे थे माहेश्वर सूत्र, उत्पत्ति कैसे हुई उनकी, तो इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू बजाने से हुई। तो जब उन्होंने जो साउंड, जब शिव ने डमरू बजाया तो उनके डमरू बजाने से जो साउंड क्रिएट हुआ, उस साउंड को पाणिनि ने, है ना, महर्षि पाणिनि ने इंटरप्रेट किया इनटू माहेश्वर सूत्र। ठीक है, पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र में उसे इंटरप्रेट करके और ये जो है 14 सूत्र का निर्माण किया है। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू बजाने से हुई थी, इसी कारण इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि स्वर 9 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर याद करनी है वो ये है कि आपको यहाँ पर ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं ये सब याद होने चाहिए। अब इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे और याद कैसे करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए अयोण, रीलिक, एयोंग, अयोच, हयवरट, लण, यमगण नम, जबय, गड़दश, जबगड़दश, कफ चटत, चटतव, कपय, शशसर और हल। ये जो मैंने प्रोनाउंसिएशन करके बताया है ऐसे ही आपको याद करने हैं। तो जो अयूणा है ये फर्स्ट नंबर आएगा, तो ये आपको अलग ही लिखना है। ऐसे मत लिख देना कि आप लोग ना ऐसे लिखते हो कि अ ई ऊणा रील री का, साथ ही में सब कुछ ऐसे, साथ ही में सब कुछ मत लिख देना। यहाँ पर इन्होंने अलग अलग जो 1 2 3 4 नंबरिंग करके बताया है, आपको वैसे ही लिखना है। ऑलराइट, सो एक बार फिर से बोल के बता रही हूँ। अ ई उण रील रेक ए ओंग अयोच हयवरट लण यमगण नम जभय गड़दश जब गड़दश खफ छटत चटतव खफ छटत चटतव कपय शशसर हल। एक चीज आपको संस्कृत में जो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है वो आपके प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करने की जरूरत है।
आप जितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन करोगे उतनी ही ज़्यादा आप अच्छे से आपकी जो है लैंग्वेज बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ज ब या ग ढ ध श, ठीक है, ज ब ग ढ। अब यहाँ पे झ है और यहाँ पे ज है, तो वो प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। अब इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि रोज सुबह उठो, इनको पढ़ो, इनको कहीं पे लिख लो, स्टिकी नोट पे लिख लो, स्टिकी नोट को स्टिक कर दो और रोज आते जाते देखते रहो, ठीक है, और इसे याद करो। ये आपको YouTube पे मिल भी जाएगा, आप इसे मतलब अपने ऑडियो भी सुन सकते हो, उसके थ्रू भी याद कर सकते हो, और इसको लिख के भी याद करो, वो भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लिख के करोगे ना तो उससे भी हेल्प हो जाएगी आपको। नेक्स्ट, अब अपन आते हैं, देखो यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर ये बता रखी है कि प्रत्याहार का वर्णन किया गया है। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? प्रत्याहार पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ अभी तक अपने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले अपन ने वर्ण और अक्षर के बारे में पढ़ा था। वेट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। कौन सा कलर लें हम? पिंक ले लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? फर्स्ट टॉपिक जो था अपना वर्ण और अक्षर के बारे में पढ़ा। वो ध्वनियाँ जो कि मुख से निकलती है, मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें हम लोग वर्ण बोलते हैं या फिर अक्षर बोलते हैं, ठीक है। अब वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया स्वर पढ़ा और व्यंजन पढ़ा। इन दोनों के बारे में अपन ने ये पढ़ा कि स्वर होते हैं 9, व्यंजन होते हैं 33, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा? उसके बाद देखा कि स्वर को अच बोलते हैं, व्यंजन को हल बोलते हैं। स्वर इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस किए जाते हैं, व्यंजन डिपेंडेंटली प्रोनाउंस किए जाते हैं, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन स्वर। फिर व्यंजन को जब विदाउट स्वर लिखा जाता है तो उसे हलंत के साथ, हलंत एक चिन्ह है जो कि किसी भी वर्ण के नीचे लगाया जाता है, किसी भी व्यंजन के नीचे आप लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते, स्वयं मतलब कि स्वतंत्र रूप से, खुद अपने आप में ही जिसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, जो बिना किसी ध्वनि के सहायता के बोले जा सकते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यंजन क्या होता है? अन्वक भवंती व्यंजनम, मतलब कि उन्हें किसी और, है ना, जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके उन्हें व्यंजन कहते हैं, यानी कि जिन्हें किसी और की सहायता चाहिए, और वो और कौन है? वो है स्वर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है व्यंजन का उच्चारण काल अर्धमात्रा होती है, ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है। उसके बाद हलंत का भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड टॉपिक अपन ने पढ़ा माहेश्वर सूत्र। वर्ण अक्षर के बाद वी हैव स्टडीड माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र क्या होता है? माहेश्वर सूत्र जो है वो महर्षि पाणिनि ने दिया था, ठीक है। माहेश्वर सूत्र पाणिनि ने दिया था, और कैसे दिया था? महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति तो शिव के डमरू से हुई थी, वो साउंड फॉर्म में इंटरप्रेट किया महर्षि पाणिनि ने इनटू माहेश्वर सूत्र। और माहेश्वर सूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? 14, और ये अपन ने ये पढ़ लिया है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है और प्रत्याहार मिलते कहाँ पे? तो इन्होंने ये आपको एज इट इज याद करना है, डिटेल में नहीं जाना है। तो ये जो चीज़ है अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71 सूत्र आदिरंत्येन संहिता सूत्र द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का पाणिनि ने निर्देश किया है। तो पहले पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्र दे दिए, और उन माहेश्वर सूत्रों से पाणिनि ने प्रत्याहार बनाने का निर्देश दिया है। तो पाणिनि ने बेसिकली कुछ ऐसे रूल्स बताए हैं उनकी बुक में, ये अष्टाध्यायी है, उसमें उनके प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71 सूत्रों में आदिरंत्येन सहित, आदिरंत्येन इसका मतलब क्या होता है? आदि, रुको यहाँ पे अच्छे से बताती हूँ कि आदि एंड अंत, आदिरंत्येन संहिता, आदि एंड अंत संहिता, मतलब कि आदि का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग वाला आपका वर्ण, अंत का मतलब एंडिंग वाला वर्ण, और संहिता मतलब उनको साथ में, उनको टुगेदर, उनको क्या करो? जोड़ दो, उनको जोड़ दो। तो उनको जोड़ देने से आपके पास जो चीज़ बनेगी उसे हम लोग प्रत्याहार कहते हैं, ठीक है। तो 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के समस्त वर्णों का समावेश किया गया है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती है। आपसे पूछ सकते हैं कि प्रत्याहार क्या होते हैं, प्रत्याहार को पाणिनि ने कौन सी बुक में या फिर कौन से अध्याय में या कौन से पाद में कौन से सूत्र में किया गया है, और वो सूत्र क्या था? आदिरंत्येन संहिता। ये सूत्र आपको याद करना है ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अभी तक मैंने जो
वो संस्कृत में जो श्लोक वगैरह आए थे मैंने उसको याद करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन ये आपको याद करना है। आदि रंतेन संहिता, इसका मीनिंग भी मैंने बता दिया, ठीक है, कि क्या होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग को जोड़ करके जो शब्द बनेगा, ठीक है, उसे प्रत्याहार बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें तो लर्न करने वाली हो गई, मतलब ये इन्होंने बता रखा है जो आपको लर्न करना है। अभी जो है नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि ये इन्होंने डिराइव कैसे किए हैं, उनको समझना कैसे है, तो उसको मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो जैसे इन्होंने बोला है कि अकार वर्ण से 8 प्रत्याहार बनेंगे, ठीक है, इकार से 3 प्रत्याहार बनेंगे, उकार से 1 ही बनेगा, एकार से 2 बनेंगे, एकार से 1 बनेगा, हकार से 2 बनेंगे। अब देखो ये इन्होंने बता तो रखा है कि 1 बनेगा 2 बनेगा, ये कैसे बनते देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो क्या है, जैसे कि आपको पता है कि अपना प्रत्याहार होता है, अपना जो माहेश्वर सूत्र है उसका पहला सूत्र है अ ई उ ण, ठीक है, ये पहला सूत्र है। अब आपको ये पता है कि अपन ने वहाँ पर सूत्र क्या पढ़ा है, आदि रंत्येन संहिता, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है। अब अपन क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग, आदि मतलब कि फर्स्ट वर्ण, अंत्येन का मतलब एंडिंग वर्ण, इन दोनों को साथ में मिला देंगे, इन दोनों को साथ में जोड़ दो, तो इनको जोड़ने पर क्या बन रहा है, अ ण। तो ये आपका क्या बन गया है, ये आपका जो है ये आपका बन गया है प्रत्याहार, ठीक है, ये क्या बन गया प्रत्याहार, ठीक है। अब जैसे कि फिर अब चेक कर लेते हैं कि प्रत्याहार कैसे बना, इन्होंने क्या बता रखा है। तो देखो ये अण वाला अपन ने बनाया ना, अण वाले देखो पहले ही बना रखा है इन्होंने, तो ये अकार वाला हो गया क्योंकि स्टार्टिंग अ से हो रही है, राइट, तो इसलिए इसको अकार वर्ण में 8 प्रत्याहार बनेंगे। तो मैंने एक बनाना बता दिया आपको, अण से बनता है। देखो अब इन्होंने यहाँ पर चैप्टर में सारे रूल्स बता रखे, सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसे आदि रंतेन संहिता वाले आपको पता होना चाहिए उसका मीनिंग क्या है। और इन टोटल कितने प्रत्याहार हैं, कुल 43 प्रत्याहार बनते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें बताई गई है ना कि भाई इनकी संख्या इतनी है उसकी संख्या इतनी है, तो वो चीज़ें याद होनी चाहिए। स्वर व्यंजन वगैरह कितने होते हैं, प्रत्याहार कितने होते हैं, 43 होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो अयुण वाला तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब जैसे देखो ये री क है, अब री क्या है, जो री यहाँ पर है, री बेसिकली री हलंत से और अ से मिलके बना है, क्योंकि ये री तो क्या एक व्यंजन है, और व्यंजन जो है वो स्वर, व्यंजन और स्वर से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये जो अ है, इस अ, तो ये एक अ उसका आदि वर्ड हो गया ना, आदि वर्ड हो गया, अ जो है वो आदि या फिर स्टार्टिंग वर्ड हो गया, और क जो है वो एंडिंग वर्ण हो गया। इन दोनों को जोड़ करके एक अक बन सकता है। तो ऐसे ही करके इन्होंने जैसे अकह सर्वणे दीर्घः, ठीक है, इको गुण वृद्धि, तो बेसिकली ना इतना सब डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपको बस आदि रंतेन संहिता से के बेसिस पे मैंने आपको 1-2 बता दी, बस उतना आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि आपको वाइवा में बोल दें, वाइवा में आपको पूछ लिया कि भाई आप प्रत्याहार को बनाते कैसे हो, ठीक है, हाउ टू फॉर्म प्रत्याहार कैसे बनता है, और ये आदि रंतेन संहिता का मतलब क्या होता है, तो आप ना ये एक माहेश्वर सूत्र का फर्स्ट वाला ले लो और उसको बना करके आप उसको एग्जाम्पल बता सकते हो, ठीक है। ये मेरा मेन मोटिव था आपको प्रत्याहार के बारे में। प्रत्याहार वैसे सिलेबस में ऐसा सच दे भी नहीं रखा, तो वैसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए कि 43 होता है। देखो यहाँ पर एक चीज़ है, कुल 41 प्रत्याहार हुए और ऊपर 2 अन्य प्रत्याहार भी बताए गए हैं, ठीक है। तो ये यम प्रत्याहार और एक वर्तिका से च द्वितीय ये बनता है, ठीक है। तो ये 2 प्रत्याहार जो हैं ये आपको मिला करके 43 प्रत्याहार हो रहे हैं, तो बस ये एक बार देख लेना, ठीक है। इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बस थोड़ा बहुत ऊपर से आपको आना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, अपन ने माहेश्वर सूत्र कंप्लीट कर लिया है। ऑलराइट गाइज, अपना ना अभी उच्चारण स्थान भी बच रहा है, ठीक है। उच्चारण स्थान में स्वर के भेद अपन देखेंगे, व्यंजन के भेद देखेंगे, अयोगवाह वर्ण अपन को देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद मेन उच्चारण स्थान, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद अपन को प्रयत्न देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये आई थिंक कि उसके बाद ना हम यहाँ पर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको भी इसी लेक्चर में इंक्लूड करती हूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, एंड आई पर्सनली डोंट वांट कि वीडियो लेंदी हो और आप लोग बोर हो जाओ वीडियो से, है ना, कंप्लीटली देख ना पाओ, तो अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, राइट। सो मैं ना ऐसा करूँगी
कि ये हम कर लेते हैं लेक्चर 2 का पार्ट 1 कर लेते हैं, ठीक है। ये हम कर लेते हैं पार्ट 1 एंड नेक्स्ट जो है लेक्चर 2 का पार्ट जो है 2 मैं जल्दी ही रिलीज करूंगी, जहाँ पर हम लोग ये जो उच्चारण स्थान है, अयोगवाह वर्ण है, प्रयत्न है, ये जो बचे हुए 3 टॉपिक है ना, वो सारी जो बचे हुए 3-4 टॉपिक है इंक्लूडिंग एक्सरसाइज वगैरह वो सब कंप्लीट करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी के लिए गाइस सी, अभी आप ये लेक्चर 2 का पार्ट 1 देख रहे हैं। पार्ट 1 का होमवर्क है ना, पार्ट 1 का जो होमवर्क है वो ये रहेगा कि सबसे पहले तो अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो मेन चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए। नोट्स ऐसे बनाते जाइए कि जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ें जो हाईलाइटेड पार्ट है, ठीक है, हाईलाइटेड पार्ट अपने नोट्स में लिखते जाइए। जो मैंने एक्स्ट्रा ये चीज़ लिखाई है, ये वर्ण और अक्षर और उसके भेद करके ऐसे ही टेबल बना के लिखिए, ठीक है। फिर आप ये जो है महेश्वर सूत्र लिखिए। तो ऐसे जो है नोट्स में ये सारी चीज़ें बनाते जाइए, ठीक है। चाहे वो एक रफ काइंड ऑफ नोट भी हो, ऐसा नहीं है कि परफेक्शन तो अभी नहीं आएगा, देखो, ठीक है। परफेक्शन के लिए मत करो, नोट्स रफ एक बार नॉर्मल बनाते जाओ, ठीक है। साथ के साथ बनाओगे तो उससे ना अटेंशन बना रहता है ना, और नींद नहीं आएगी लेक्चर देखते हुए। वरना आई नो संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है, नींद तो आएगी ही आएगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए साथ के साथ में लिखते जाओ, ठीक है। सेकेंड चीज़, आपको जो माहेश्वर सूत्र है, ठीक है, यू हैव टू लर्न माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो आपको ये 14 माहेश्वर सूत्र याद करके आने हैं नेक्स्ट क्लास में, तभी आगे समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है। साथ के साथ चीज़ें कंप्लीट भी होती जाएगी। थर्ड चीज़, आपको जो भी मैंने डिटेल्स बताई है वो सारी भी याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि स्वर कितने होते हैं, है ना, स्वर 9 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, प्रत्याहार कितने होते हैं? 43 होते हैं, वैसे 41 होते हैं, प्लस 2 और बताए उनको ऐड कर दो, 2 कौन से होते हैं वो पता होने चाहिए। प्रत्याहार का वर्णन कौन से टेक्स्ट में है, कौन से चैप्टर में है, कौन से पद में है, कौन सा सूत्र है, ठीक है। फिर वो प्रत्याहार बनाने का सूत्र कौन सा है, आदि रंतेन सहितम, वो वाला सूत्र याद होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट पता। तो ये सारे ना, और नेक्स्ट क्लास से पहले रिविजन करके आओ। ये 4 चीज़ें जो है ये करके आओगे तो ही बेनिफिट मिलेगा। साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ ताकि नींद नहीं आएगी। माहेश्वर सूत्रों को याद कर लो एंड तक आने वाले, और ये डेफिनेटली तुम्हारे यूसी एग्जाम में आएगा। फिर यूसी एग्जाम या कोई भी तुम्हारे कॉलेज का एग्जाम होगा उसमें पूछेंगे, इवन इनफैक्ट क्लास में भी पूछ लेते ही हैं, ठीक है। वाइवा में तो पूछते ही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिटेल्स को याद करो जो मैंने बताई, आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें भी काम में आएगा, और यूसी वगैरह कॉलेज के एग्जाम में तो आएगा ही। फिर रिवीजन करके आओ नेक्स्ट लेक्चर से पहले, सो दैट कंटिन्यूटी रहे, है ना। कंटिन्यूटी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। वैसे तो मैं जो भी लेक्चर्स में बताऊंगी वो सभी इंपॉर्टेंट ही होते हैं। हमारा मेन मोटिव है एग्जाम में मार्क्स लाना, है ना, तो उस हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास बुक है, बुक में मार्क करते जाओ, वेल एंड गुड, ठीक है। मार्क भी करते जाओ, हाईलाइट करते जाओ चीज़ों को, और नोट्स बनाते जाओ। ये चीज़ें करो। कॉलेज से पहले ही सोचो आप लोग कितने आगे हो जाओगे अगर आपने ये सीरीज़ को फॉलो करा है जेन्युइनली। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगेन कमेंट सेक्शन में भर दो कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो डाउट्स भी डाल सकते हो, आई विल ट्राई टू क्लियर दैट। अदरवाइज आई एम फिगरिंग आउट कि आपका डाउट सेशन कैसे रखा जाए, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाए, वो सब हम लोग फिगर आउट करेंगे। अभी के लिए दिस इज द पार्ट 1 ऑफ लेक्चर 2। आई विल बी पोस्टिंग पार्ट 2 एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। एंड जो बीच में एक दिन का गैप मिलता है आपको, या 1 या 2 दिन का गैप मिलेगा, तो जो नोट्स बना रहे हो, नोट्स नहीं बनाए तो उसे कंप्लीट कर लो, रिवीजन नहीं किया तो रिवाइज कर लो, माहेश्वर सूत्र या कुछ चीज़ें याद जो मैंने करने को दी वो नहीं किया तो वो याद कर लो। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। रोज़ 1 घंटा 2 घंटा संस्कृत को दे दो। मेरे लेक्चर्स में इसलिए 15-20 मिनट्स के रख रही हूँ, सो दैट आप लोग इतने में लेक्चर्स देख लो, उसके बाद जो है आप लोग नोट्स अपने रिवाइज कर लो, बना लो, ये सब, ठीक है। So thank you so much for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe, and comment down below your thoughts, your opinions, your feedbacks. I would love to hear them and I would love to work upon them. And take care. Bye guys.